तो स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम होगा प्लास्टिक मनी। ठीक है। और देखो सुनो, प्लास्टिक मनी हम पिछले वाले लेक्चर्स में इसके बारे में ज़रूर हमने थोड़ी सी बात करी है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। बट आज हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि प्लास्टिक मनी होता क्या है, क्या ओरिजिन रही है, क्या यूज़ है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या टाइप्स हैं, उन सबको पढ़ेंगे। फिर एक और चीज़ मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ, वो है कि जो हम ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो हमारे लेक्चर्स हैं, वो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे यूपीएससी हो गया, बैंक हो गया और एसएससी हो गया, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं इन लेक्चर्स में आपका इस सिलेबस इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, जिससे कि ये सारे एग्ज़ाम्स कवर हों। और इकोनॉमी तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो इकोनॉमी इन सब के लिए इनफ हो जाए, ऐसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको जितना लगता है कि उतना करने की ज़रूरत है, जौन सा आप एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि थोड़े से पढ़ने से मेरा एसएससी का हो जाएगा तो ठीक है, और अगर ज़्यादा पढ़ना है तो फिर तो है ये पूरा लेक्चर। तो चलो फिर जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है, काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको कम से कम समय में कवर करते हैं। तो प्लास्टिक मनी वो मनी है जो प्लास्टिक की फॉर्म में होता है, यानी प्लास्टिक कार्ड्स की फॉर्म में होता है। यानी प्लास्टिक मनी जो है हमारे, वो मनी है जो प्लास्टिक कार्ड्स की फॉर्म में होता है। प्लास्टिक कार्ड्स, समझ गए। और इसने क्या किया है, इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है किसको, फिजिकल बैंक नोट्स को और कॉइन्स को। तो अब कॉइन्स को और बैंक नोट्स की जगह हम क्या कर रहे हैं, एक प्लास्टिक मनी को यूज़ कर रहे हैं। और वो जो प्लास्टिक मनी है वो खुद में मनी नहीं है, बल्कि मनी जो है उसमें स्टोर्ड है। समझ गए, मनी क्या है, मनी उसमें स्टोर्ड है। तो प्लास्टिक मनी वो कार्ड्स हैं जिसमें हम हमारा जो मनी है वो स्टोर्ड रहता है, और हम उसी के ज़रिए हमारे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस को करते हैं। चलो, तो जो प्लास्टिक मनी है इसको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, और हमारे मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो पूरा डिजिटली बेस्ड है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे ही ये प्लास्टिक मनी बेस्ड है, और तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। चलो, आई होप डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब पढ़ लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मनी। अब इसमें अलग अलग डेफिनेशन है इनकी। तो डेबिट कार्ड्स को पहला दिया हुआ है इन्होंने। तो डेबिट कार्ड्स होता है जो यूज़र के बैंक अकाउंट से लिंक होता है। इससे आप डायरेक्टली मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेमेंट डिडक्ट होता है डायरेक्टली। ठीक है। और ये परचेज के लिए या एटीएम विड्रॉल्स के लिए यूज़ होता है। तो आपका जो डेबिट कार्ड है, सबसे पहली बात तो डेबिट कार्ड आपका वो कार्ड है जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक है, यानी बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस होगा डेबिट कार्ड में ही उतना बैलेंस दिखाएगा। फिर ये हमारे पेमेंट करने के लिए यूज़ होता है। पेमेंट डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से कटता है डेबिट कार्ड का, अगर आप यूज़ करेंगे पेमेंट के लिए तो। फिर हमारा ये किस किस यूज़ के लिए आता है, या तो हमें अगर कोई चीज़ खरीदनी है उसके लिए, या फिर एटीएम से पैसे निकालने हैं उसके लिए। यानी डेबिट कार्ड से आप चीज़ों का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो और विड्रॉल भी कर सकते हो। आजकल क्या है, जो कार्ड्स आ रहे हैं वो एटीएम कम डेबिट कार्ड्स हैं, यानी उससे एटीएम विड्रॉल भी हो जाएगा और उससे आपके परचेजेस भी हो जाएंगे। पहले क्या होता था, एटीएम कार्ड अलग होता था, यानी मनी विड्रॉल करना है तो उसके लिए एटीएम कार्ड अलग होता था। ठीक है, आजकल भी वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आजकल क्या है, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड को मर्ज कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो जो डुअल सर्विसेज हैं वो एक ही कार्ड में मिल जाती हैं। तो डेबिट कार्ड का आजकल ये यूज़ है। तो जितनी भी आपकी सैलरीज वगैरह आती हैं वो सीधे डेबिट होती हैं आपके अकाउंट में, तो वो डेबिट कार्ड में आती है। फिर है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड है जिससे आप एक तरीके से टेम्पररी लोन ले सकते हो किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट का। जब मान के चलो आपको कभी कोई पेमेंट करना है और आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप एक क्रेडिट कार्ड ले लोगे। तो क्रेडिट कार्ड में मान के चलो 50,000 की लिमिट है,
मान के चल रहे हैं, तो आप 50,000 तक का लोन ले सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही 50,000 का लोन लो। हो सकता है कि आपको 1,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो आपने 1,000 यूज़ कर लिए अपने 50,000 के क्रेडिट में से, तो आपका एक्चुअल क्रेडिट 1,000 ही हुआ, और उसी पे आपको इंटरेस्टेड बाद में देना पड़ेगा। बस लिमिट 50,000 की है। तो क्रेडिट कार्ड का काम है आपको एक तरीके से टेम्पररी लोन प्रोवाइड करने का, ठीक है। इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलाउइंग यूजर्स टू बोरो मनी अप टू अ प्रीसेट लिमिट। तो हर क्रेडिट कार्ड की अपनी एक लिमिट होती है। अब वो डिपेंड करता है वो कौन से टाइप का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो हर क्रेडिट कार्ड अलग अलग आते हैं, अलग अलग कंपनियों ने उन्हें अलग अलग नाम दे रखा है। उनके जो प्लान्स होते हैं ना, उसके बेसिस पे कि ये प्रीमियम है, गोल्ड है, डायमंड, वो सब प्लान्स। तो जितना अच्छा प्लान होगा उतने ज़्यादा उसकी फैसिलिटीज़ होती है और चार्जेस कम होते हैं और क्रेडिट ज़्यादा होता है। तो ये होता है, ठीक है। परचेज, अगर आप परचेज करोगे तो क्रेडिट पैसे पैसा कटेगा और फिर आपको ये वापस करना पड़ेगा बाद में विद इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा। फिर है आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर इमरजेंसी या डेफर्ड पेमेंट्स, जिनकी पेमेंट्स आप नहीं कर पाए हो, या फिर ऐसी कोई इमरजेंसी जिसमें आपको पैसे की इमीडिएट नीड पड़ गई है, तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड क्रेडिट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ किस लिए किया जाता है। फिर है प्रीपेड कार्ड। कल ही हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इनके बारे में कि प्रीपेड कार्ड्स क्या होते हैं। ये एक तरीके के फिक्स वैल्यू कार्ड्स होते हैं, यानी 2,000 की लिमिट मान लो। तो आपने कोई ऐसा कार्ड खरीदा जिसकी 2,000 की लिमिट है, तो अगर आपने 2,000 इसकी यूज़ कर लिए तो बस इस कार्ड की भी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इस कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो इसके अमाउंट से होती है, जबकि ये चीज़ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ नहीं होता। अगर आपके आपके क्रेडिट कार्ड की 50,000 की लिमिट ख़त्म हो चुकी है तो आप कुछ नहीं है, आप अपना जो क्रेडिट है वो रीपे कर दें, तो फिर आपकी जो 50,000 की लिमिट है वो दोबारा रीन्यू हो जाएगी। लेकिन प्रीपेड कार्ड में क्या होता है, प्रीपेड कार्ड में फिक्स अमाउंट होता है, उस फिक्स अमाउंट को आपने यूज़ किया तो आपका क्रेडिट कार्ड आपका जो प्रीपेड कार्ड है वो यूज़ हो गया, फिर उसका दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे आप। तो लोडेड विद स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फंड्स इन एडवांस, तो इनके अंदर ऑलरेडी एडवांस में फंड्स होते हैं, वो आपको अवेल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको प्रीपेड कार्ड खरीदना पड़ेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट का, तभी आप उसमें जो अमाउंट है वो आप यूज़ कर पाओगे। अब आप सोचोगे यार लोग डायरेक्टली पैसे क्यों नहीं खर्च करना चाहते हैं, सीधे कार्ड से क्यों करना चाहते हैं। तो देखो, फंड्स को ना कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं अनकंफर्टेबल हो सकता है। दूसरा, उनके डिनोमिनेशंस जो हैं ज़रूरी नहीं है कि जो डिनोमिनेशंस आपको ज़रूरत है आपके पास अवेलेबल हो, यानी सीधी बात है छोटे आपके पास हों चाहे ना हो, वो वाली दिक्कत आ जाती है। तो एक ये चीज़ है, तो इसलिए भी लोग कार्ड्स को पसंद करते हैं कि यार डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा, पॉइंट में पैसा कटना पॉइंट में कट जाएगा, छुट्टे चाहिए वो कट जाएंगे ये। फिर दूसरी चीज़ है कि ये थोड़ा सा सेफ फॉर्म भी है, मतलब अ, अगर आपका मान के चलो एक ही कार्ड आपको रखना है, बहुत सारे पैसे नहीं रखने पड़ेंगे, तो बस वो भी चीज़ है। फिर आप इस मनी को ट्रैक कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो, वो सब भी है अगर मान के चलो खो गया तो। ये सब, ये किसी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता, ठीक है। ये एक गिफ्ट कार्ड की तरह होता है, आपको एक गिफ्ट कार्ड परचेज करना पड़ेगा और फिर उसका यूज़ करना पड़ेगा, उसमें जो कोड वगैरह दिया होता है उसके ज़रिए। ये परचेज करने के लिए यूज़ होता है जब तक बैलेंस ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके के गिफ्ट कार्ड आते हैं, आपने ज़रूर मार्केट में देखा होगा, इनका हम यूज़ कर सकते हैं कुछ भी ऑफ़र अवेल करने के लिए, डिस्काउंट के लिए, या फिर नॉर्मल परचेज़ के लिए, जैसे ट्रैवल कार्ड्स हो गए, फॉरेक्स कार्ड्स हो गए, ये सब। फिर चार्ज कार्ड्स, तो ये भी हमारे क्रेडिट कार्ड्स की तरह होते हैं और इनमें भी हमें क्या करना पड़ता है, इनको चार्ज करवाना पड़ता है, यानी पैसे भरवाने पड़ते हैं और फिर हमें इनको सॉरी रिक्वायर द फुल आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू बी पेड बाय द ड्यू डेट मंथ। मतलब एक क्रेडिट कार्ड की तरह है,
बस इसमें ये है कि आपका जैसे क्रेडिट कार्ड में आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा समय के संग, बट इसमें क्या है, आपका फिक्स टाइम है और तब तक आपको अपना जो बैलेंस है वो पे करना पड़ेगा जितना आपने क्रेडिट लिया है उसमें। इसमें कोई प्रीसेट स्पेंडिंग लिमिट होती नहीं है और इनकी जो फीस है वो हायर होती है किसके कंपैरिजन में, क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में। और कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसमें। तो क्रेडिट कार्ड में हमने देखा था कि भाई लिमिट होती है, पर चार्ज कार्ड में कोई लिमिट नहीं होती है, बस इसके टाइम में लिमिट होती है। जबकि क्रेडिट कार्ड में टाइम में ऐसी कोई खास लिमिट नहीं होती, वहाँ पे इंटरेस्ट लगता जाता रहता है। एटीएम कार्ड्स, अब वो ये एटीएम कार्ड्स को हम कैश कार्ड्स भी बोलते हैं। तो ये इनका यूज़ सीधी सी बात है बैंक में से पैसे निकालने के लिए किया जाता है। तो आपने जो एटीएम मशीन देखी होगी उसमें से अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आजकल तो एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड के संग मर्ज कर दिया गया है, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी एटीएम कम डेबिट कार्ड की। और वैसे पहले आपको सिर्फ एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। मे और मे नॉट हैव डेबिट कार्ड फंक्शनैलिटी फॉर परचेजेस। तो इसमें डेबिट कार्ड की ज़रूरी नहीं है कि जो वो है फंक्शनैलिटी वो हो, क्योंकि मैंने बताया ना कि ऐसा भी हो सकता है कि एटीएम कार्ड अकेला हो और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें दोनों फंक्शंस हों। अब तुम बोलोगे डेबिट कार्ड और एटीएम ये दोनों फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। तो एटीएम कार्ड का मतलब होता है कि सिर्फ आप बैंक से पैसा निकाल पाओगे फिजिकल फॉर्म में, ये एटीएम कार्ड की फंक्शनैलिटी होती है। लेकिन डेबिट कार्ड की फंक्शनैलिटी ये होती है कि वो आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने में मदद करेगा विदाउट फिजिकल कैश। ठीक है, तो डेबिट कार्ड की होती है विदाउट फिजिकल कैश ट्रांजैक्शन फैसिलिटी, ये डेबिट कार्ड की फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, सेम क्रेडिट कार्ड की होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विदाउट फिजिकल कैश, पर उसमें जो आप कैश यूज़ करते हो क्रेडिट कार्ड में वो एक तरीके से आप लोन लेके यूज़ करते हो, उधार लेके, लेकिन डेबिट कार्ड में आपका खुद का होता है। आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा। को ब्रांडेड कार्ड्स, तो कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो कि बैंक और कोई भी कंपनी है वो दोनों मिलके निकालते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, या डिस्काउंट्स दिए जाते हैं अगर आप उनको कार्ड्स को यूज़ करोगे, उन कार्ड से ट्रांजैक्शन करोगे। तो ये सब है। फिर हमारे स्मार्ट कार्ड्स आ जाते हैं। तो स्मार्ट कार्ड्स में वो कुछ ना कुछ चिप लगा देते हैं और उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप उससे पेमेंट ही करो, हो सकता है आप उससे अपना आइडेंटिफिकेशन कर लो, है ना, या फिर कुछ ना कुछ और फंक्शन आप कर सकते हो, जैसे कि ट्रांजिट पास हो गया वो सब। तो आपने देखा है कुछ ना कुछ, जैसे मेट्रो कार्ड होता है, तो उससे आप पेमेंट तो दूर छोड़ो, लेकिन आप उससे क्या कर सकते हो, मेट्रो को एक्सेस कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी कैश या विदाउट बाइंग एनी टिकट। तो वो एक तरीके से ट्रांजिट पास हो जाता है आपका। तो वो एक तरीके का स्मार्ट कार्ड का एग्जाम्पल है, जिससे कि आप पेमेंट के अलावा कोई और फंक्शन कर पा रहे हो, ये है। तो आई होप ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक मनी आपको समझ में आए होंगे। इनकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, लिमिटेशंस हैं इनकी अपनी खुद की, ये सब। फिर एडवांटेज क्या है भाई, अब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसके प्रोज और कॉन्स तो ज़रूरी होते ही होते हैं। ठीक है, प्रोज और कॉन्स होते ही हैं। तो पहले प्रोज पढ़ेंगे, इनके प्रोज क्या हैं। तो सबसे पहली बात है कन्वीनियंट होते हैं ये, और इन ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली बात है एलिमिनेट कर देते हैं नीड टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। तो बल्क वगैरह जो है वो इनमें नहीं होता, ये हाईली पोर्टेबल होते हैं। मनी भी हाईली पोर्टेबल है, लेकिन मान के चलो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ कैश कैरी करना है, तो वो कैसे करोगे, तो वो आप कार्ड्स की मदद से करोगे। मान के चलो आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, अब आप पूरा बैंक अकाउंट का पैसा थोड़ी निकाल के चलोगे, लेकिन डेबिट कार्ड की मदद से आप ये ऐसा कर सकते हो। फिर है फैसिलिटेट्स क्विक एंड हेजल फ्री पेमेंट्स। अब बहुत ज़्यादा या तो ऑनलाइन करने हैं या ऑफलाइन करने हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से, और ऑफलाइन आपने देखा होगा कार्ड को जब स्वाइप करते हैं तो स्वाइप करने वाली वो मशीन होती है, तो वो एक तरीके से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है ये। फिर है इनेबल्स ट्रांजैक्शन एनी टाइम एनीवेयर। अब आप इससे ट्रांजैक्शन जो है वो कहीं भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, 24/7 कर सकते हो। ठीक है,
या तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके या पेटीएम एटीएम को यूज़ करके। तो ये इनके फ़ायदे हो गए। फिर है सिक्योरिटी। पैसा देखो खो जाता है या चोरी हो जाता है, बट कार्ड के संग ऐसा कोई केस नहीं है। देखो कार्ड्स भी खो सकते हैं या चोरी हो सकते हैं, बट इनके चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो चोरी करने के लिए उस बंदे को आपका पासवर्ड भी पता होना चाहिए, पिन भी पता होना चाहिए, और आजकल तो ओटीपी आने लग गया है, तो ओटीपी पता होना चाहिए। तो कार्ड्स को स्टील करना आजकल यूजलेस हो चुका है। फिर अगर वो खो जाएगा तो मनी के खोने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट्स में होता है। ठीक है, ये तो एक सिंगल कार्ड है, तो इसके खोने के चांसेस कम है। और अगर ये खो भी गया तो आप इसको कैंसिल करवा सकते हो और एक नया कार्ड बनवा सकते हो इजीली, विदाउट एनी लॉस ऑफ फिजिकल कैश। फिर पिन और ओटीपी जैसे जो फीचर्स हैं, ईएमवी चिप टेक्नोलॉजी है, ये आपके ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं। पहले तो होता था कि आपका अगर किसी को पिन पता चल गया तो दिक्कत हो जाती थी, लेकिन अब वो वाला भी दिक्कत चला गया है, क्योंकि अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है, जिससे आपको एक यूनिक पासवर्ड भेजा जाता है जब भी आप यूनिक ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बन गई है। ठीक है। लॉस्ट और स्टोलन कार्ड्स कैन बी ब्लॉक्ड। ठीक है, अब मान के चलो किसी का कार्ड चोरी हो गया तो उस कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है डिवाइसेस की मदद से, जिससे कि आपका जो पैसा जो खोया है उसको बचाया जा सके, उसको चोरी होने से या यूज़ होने से बचाया जा सके। और उसको ट्रेस भी कर सकते हैं हम। मान के चलो किसी ने आपका कार्ड चुरा लिया और उससे पेमेंट कर लिया, तो हम ट्रेस भी कर सकते हैं कि पेमेंट कहाँ हुआ, किसको हुआ। तो ये भी चीज़ है। बाकी अगर आपका पैसा चोरी होता तो वो कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन अब कार्ड्स के पेमेंट की यही खासियत है, इन पेमेंट्स को ट्रैक और ट्रेस किया जा सकता है, तो वो भी चीज़ है। फिर डिजिटल ट्रेन्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड फ्रॉड डिटेक्शन, यही मैंने आपको बताया कि इन अगर कोई भी फ्रॉड होता है आपके कार्ड के संग या ट्रांजेक्शन के संग, तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। चलो, तो ये था हमारा इनके प्रोज। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं और प्रोज हैं कि नहीं। हाँ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब आपके पास जो आपका रिकॉर्ड होगा सारे ट्रांजैक्शन का, वो एक जगह होगा। ठीक है, तो आपको बजटिंग करने में और स्पेंड करने में वो काफ़ी मदद कर सकता है कि मैंने इतना इतना पैसा स्पेंड कर दिया, क्योंकि आपके पास नंबर्स इजीली अवेलेबल होंगे। आपको खुद अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी ऑटोमेटिक अकाउंटिंग आपके लिए आपका बैंक कर देगा। फिर आपको ऑफ़र स्टेटमेंट और ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी ऑफ़र्स मिलते हैं जब आप इन कार्ड्स को यूज़ करते हो। देखा है ना, कैशबैक मिलता है आपको कभी कभी, या डिस्काउंट मिलते हैं जब आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे परचेस करने जाते हो। अगर आप कार्ड्स का यूज़ करो तो हमेशा ऐसा होता ही है, किसी न किसी आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक का डिस्काउंट चल ही रहा होता है। अब तो एसबीआई भी आ गया है, वो भी अपने कार्ड्स पे डिस्काउंट लगाता है, उनके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे। तो ये चीज़ें आपको ऑफर्स मिलते हैं, तो वो अलग चीज़। फिर है एक्सेस टू क्रेडिट। अब इन कार्ड्स की वजह से आपको लोन का बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस मिल जाता है। पहले आपको लोन चाहिए होता था तो आपको दूसरों से मांगना पड़ता था या बैंक के पास जाना पड़ता था, एक बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था, चाहे आपको बहुत छोटा सा ही लोन क्यों ना चाहिए हो। बट अब आपको इजीली लोन मिल जाएगा कहीं पे भी। बस आपको क्या करना है कि क्रेडिट कार्ड अपने साथ रखना है या उसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और इसका अगर आप रिस्पॉन्सिबल यूज़ करोगे तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा रहेगा, जो कि फ्यूचर के लोन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा मेंटेन करके रखते हैं, तो क्रेडिट स्कोर वो स्कोर होता है जो एक किसी पर्सन को दिया जाता है उनके लोन लेने के तरीके, उस लोन को अच्छे से यूज़ करने के और रीपे करने के तरीके पे बेस्ड होता है। तो जो इंसान सारे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करता है उसका क्रेडिट स्कोर हाई होता है। ठीक है, और जो अच्छे से फॉलो नहीं करता है, रीपेमेंट नहीं करता है, बेकार यूज़ करता है लोन का, तो उसका क्रेडिट स्कोर लो कर देते हैं। इससे क्या होता है, उसे आगे भी लोन लेने में दिक्कत आती है और कई जगह दिक्कत आती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपको एसबीआई में या पीएसयूज़ में अप्लाई करना है
PSUs छोड़ो, सॉरी, PSBs में अप्लाई करना है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो आपका वो हमेशा सिबिल स्कोर मानते हैं। तो सिबिल स्कोर भी एक तरीके से आपका क्रेडिट स्कोर की तरह ही है। अगर ये अच्छा हुआ तभी आप इन एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर पाओगे, और अगर बेकार हुआ तो नहीं कर पाओगे। ये एक एलिजिबिलिटी है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अपना सिबिल स्कोर भी देखना पड़ेगा। अच्छा, ये सिबिल स्कोर उन्हीं के लिए अवेलेबल होता है जिन्होंने कभी लोन लिया होता है। जिन्होंने कभी लोन लिया नहीं होता उनके लिए कोई सिबिल स्कोर की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। तो ये है। तो देखा कि कैसे आपका अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर बाकी चीज़ें भी कर पाओगे, या क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। फिर इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, तो कभी मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट मिलते हैं, कैशबैक मिलता है, पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप इनसे पेमेंट्स करोगे तो। फिर है प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। वही चीज़ है, बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, या बैंक उनके आसपास नहीं होता है, ATM उनके आसपास नहीं होता, तो उन लोगों को ये जो सर्विसेज है कार्ड्स वाली, ये इजीली बैंक की सर्विस या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर देती हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा रही हैं हमारे किसको, उन लोगों को जो थोड़े से पिछड़े हुए हैं। ब्रिंग्स अनबैंक्ड पॉपुलेशन इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फॉर्मल यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड या मॉनिटर्ड। अनबैंक्ड मतलब वो पॉपुलेशन जिसका बैंक से कोई लेना देना नहीं हो, या वो बैंक के सिस्टम में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं कर रखा। तो ये कार्ड वाला सिस्टम है, ये प्लास्टिक मनी है, ये उन लोगों को भी इन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करती है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर है इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात है कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। देखो, पैसे को प्रिंट करने में भी यार बहुत सारा पैसा खर्च होता ही है, क्योंकि जो पैसा है वो किससे बनेगा, वो पेपर से बनेगा। पेपर कहाँ से आएगा, वुड्स से आएगा। तो पहले आपको वुड्स को कट करना पड़ेगा, फिर उनकी इस इंडस्ट्री में वो जाएंगी वुड्स, और उनकी रिफाइनिंग होगी। वुड्स को रिफाइन किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, प्यूरिफाई किया जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर कन्वर्ट किया जाएगा उसे पेपर में, और फिर पेपर जब बनेगा, फिर पेपर को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है करेंसी नोट्स में, उन पे प्रिंटिंग करके और वो सब करके। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे और रिसोर्सेज खर्च होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्रेडिट कार्ड में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ता। और अगर आप बोलोगे कि यार क्रेडिट कार्ड में भी प्लास्टिक प्रोड्यूस करनी पड़ती है, देखो प्लास्टिक को प्रोड्यूस करना बहुत आसान है और बहुत कम रेट में प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, फिर भी अगर कोई इंसान बोले कि यार प्लास्टिक है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इंसान के पास सैकड़ों नोट या सिक्के होंगे तभी उसका काम चल पाएगा, लेकिन अगर उसके पास एक कार्ड भी है तो उसका काम चल जाएगा। तो सैकड़ों नोटों को और सिक्कों को रिप्लेस कर देता है एक सिंगल कार्ड। तो जो पोल्यूशन है वो क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी कम करती है इन कंपैरिजन टू करेंसी, क्योंकि करेंसी को भी बनाने में हमें पेड़ काटने पड़ते हैं ना दोस्तों। तो पेड़ जब हम काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ पोल्यूशन ही तो हुआ। तो एक प्लास्टिक मनी बेटर ऑल्टरनेटिव है एक फिजिकल कैश नोट के बदले। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो करेंसी मैनेजमेंट जो प्राइस होती है उसको कम कर देता है बिल्कुल भी, और आसान बना देता है हमारे करेंसी मैनेजमेंट को। फिर है कॉम्बैटिंग ब्लैक मनी एंड टैक्स एवेजन। अब जितना भी अगर आपका पैसा है वो ऑनलाइन रहेगा तो वो उसको इजीली मॉनिटर किया जा सकेगा, और उस पैसे को ट्रेस और ट्रैक किया जा सकेगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे हम क्या है, जो ब्लैक मनी है उसको ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, और टैक्स एवेजन को अभी पता लगा पाएंगे कि यार कौन कौन है जो टैक्स है वो दे नहीं रहा, वो टैक्स देने से बच रहा है। टैक्स एवेजन का मतलब यही है कि टैक्स देने से बचना। और जो टैक्स देने से बच गया, यानी जो पैसे का आपने टैक्स नहीं दिया, वही पैसा ब्लैक मनी कहलाता है। समझ गए? एग्जाम्पल से ले लेते हैं, मान के चलो एक कंपनी है, उसका 100 करोड़ का रेवेन्यू आया।
रेवेन्यू आया, उसने क्या किया, उसने अपनी चार्ज शीट पे सिर्फ 50 करोड़ दिखाए। क्यों दिखाए? क्योंकि इसी पे उसको फिर टैक्स देना पड़ता। टैक्स मान के चलो 30% है। तो उसने क्या किया, उसने 50 करोड़ जो है वो बचा लिए, यानी उनको टैक्स ब्रैकेट से बाहर रख लिया। तो जो 50 करोड़ रुपए हो गए, ये क्या है, ये एक तरीके का ब्लैक मनी है। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी वो मनी होता है जिसपे आपने टैक्स नहीं दिया। ठीक है। और फिर ये हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है या फिर बिल्कुल ही नहीं करता। तो दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल ट्रांजैक्शंस में फिर फर्दर यूज आते हैं, जो कि करप्शन को फैलाता है हमारे देश में, है ना, या फिर फ्लो ऑफ मनी को कम कर देता है। ये सारी चीज़ें। चलो, तो अब बढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट पे। तो कॉम्बैटिंग ब्लैक मनी और टैक्स एवेजन, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, अगर लोगों के पास ईजी एक्सेस होगा मनी का, तो वो उसको ईजिली स्पेंड करेंगे, जिससे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। समझ गए? जो कार्ड यूसेज है वो स्टिमुलेट करता है कंजप्शन और प्रोडक्शन। अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है जीडीपी बढ़ेगी। क्योंकि जीडीपी है क्या? जीडीपी क्या है? सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एन इकोनॉमी। ठीक है। तो कार्ड से हम इजीली पेमेंट कर पाते हैं घर बैठे, तो इसी वजह से लोग ज़्यादा पेमेंट करते हैं इससे। तो इससे कंजम्पशन बढ़ता है, और फिर जब कंजम्पशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो फिर सप्लाई भी जो प्रोड्यूसर है उसको बढ़ानी पड़ती है, जिससे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। समझ गए? चलो, फिर है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। अब देखो, फॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के परव्यू में आना। ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो हम उसको बोलेंगे फॉर्मलाइजेशन। तो फॉर्मल सेक्टर सबको पता है, वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है या गवर्नमेंट के परव्यू में होता है। तो ये जो है हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट करता है चीज़ों को, जिससे गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा चीज़ें आती हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज़्यादा चीज़ें आती हैं। अब देखो, कहीं कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका किसी को नहीं मालूम, लेकिन अगर वही ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लग गया किसी प्लास्टिक मनी के फॉर्म में, यूपीआई के फॉर्म में, तो गवर्नमेंट को उसका पता चलेगा और गवर्नमेंट उसको ट्रेस और ट्रैक कर पाएगी, जिससे कि वो इजीली उस पर टैक्स लगा सके। ट्रांजैक्शन पे तो टैक्स लगा सके, बस उस ट्रांजैक्शन के सोर्सेज पे भी टैक्स लगा सके, यानी उन कंपनी पे भी इजीली टैक्स लगा सके और उस पैसे को बचा सके ब्लैक मनी बनने से, जिससे कि गवर्नमेंट का जो टैक्स बेस है वो बढ़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ ना कुछ किसी ने, अब देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। फ़ायदे हैं तो नुकसान भी ज़रूर होंगे ही होंगे। तो नुकसान को पढ़ लेते हैं भैया। नुकसान क्या है इसके? सबसे पहली बात है ओवर स्पेंडिंग एंड डेट अक्यूमुलेशन, सॉरी। तो जितना ज़्यादा ईज़ ऑफ पेमेंट होता जाता है, लोग इम्पल्सिवली बहुत ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं, जिससे कि ओवर स्पेंडिंग हो जाती है लोगों की बहुत ज़्यादा। फिर उनका लोन उन पे आ जाता है, और जब वो उस लोन को नहीं पे कर पाते हैं क्योंकि वो रेकलेसली स्पेंड कर रहे थे, फिर उनका क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाता है। तो इस वजह से एक बैड डेट क्रिएट हो जाता है उन पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसका एक नुकसान भी है। फिर है हाई इंटरेस्ट रेट, हिडन फीस ऑन क्रेडिट कार्ड कैन एग्जैसरबेट डेट। फिर अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है और बहुत सारी फीस होती हैं, वो भी हमारी जो डेट है उसको बढ़ा सकती हैं, जिससे हमारा नुकसान हो सकता है फ़ायदे होने की जगह। फिर है सिक्योरिटी रिस्क। अब देखो यार, कोई भी चीज़ अगर जो डिजिटल है उसमें सिक्योरिटी रिस्क हमेशा मेंटेन रहता है। ठीक है। क्योंकि लोग नए नए तरीके निकालते रहते हैं और उन नए नए लूपहोल्स को निकालते रहते हैं कि कैसे हम उसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करें और डेटा को चुरा लें। ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी होती है इनकी टेक्निकल ग्लिचेस में, और साइबर अटैक्स हो गए कई सारे, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। हालांकि इसको फिक्स किया जा रहा है, बट वही है, जब सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो साइबर अटैक्स करने की टेक्नोलॉजी और वायरस और मालवेयर
की टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है समय के संग। तो ये चीज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ये साइबर अटैक्स से। इससे आपका जो डेटा है वो चोरी हो सकता है या लीक हो सकता है। तो डेटा ब्रीच भी हो सकता है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है, ये भी एक नुकसान है। फिर है जो मिसयूज़ है वो भी हो सकता है कार्ड का। मान के चलो किसी के पास आपका कार्ड आ गया और उसको आपका पासवर्ड भी पता चल गया, तो वो आपके फंड्स को मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे। और हाँ, फिर है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी नहीं है। बहुत सारे जो दुकानदार हैं, बहुत सारे जो मॉल्स हैं या बहुत सारे जो मर्चेंट्स हैं वो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते एज अ मोड ऑफ पेमेंट। तो फिर ये एक तरीके से इस पेमेंट पे एक लिमिटेशन सा रख देता है कि हर जगह नहीं होगा भाई। ठीक है, जैसे कैश को लेके आप कहीं भी चले जाओ एक कंट्री में, सब एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक्सेप्ट करे एक कार्ड पेमेंट को, क्योंकि इसके लिए एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि हर कोई उस टेक्नोलॉजी के परव्यू में आता हो। जैसे कि गांव में लोगों को नहीं होती उतनी अच्छी डिजिटल चीज़ों के बारे में नॉलेज, तो वो इस सब चीज़ को फिर यूज़ भी नहीं कर पाते। तो ये इस कारण की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है यूनिवर्सली। नेक्स्ट हमारा हिडन चार्जेस। कई सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो हमारे बैंक के पैसे को खाते रहते हैं। तो ये हो सकता है एनुअल फ़ी, यानी कि कार्ड को 1 साल तक वैलिड रखने की, एक्टिव रखने की भी एक फ़ीस होती है। कौन से कार्ड? क्रेडिट कार्ड। तो ये फ़ीस भी होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। फिर ट्रांजैक्शन फ़ी, यानी हर ट्रांजैक्शन करने पे आपको कुछ पैसा चार्ज होता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना आपने पैसा ट्रांसफ़र किया। तो वो सब। लेट पेमेंट फ़ी, अगर आपने इंटरेस्ट रेट को सही समय पे नहीं भरा तो उसकी फ़ी आपको भरनी पड़ेगी। फिर है इंटरेस्ट रेट और ये सारी चीज़ें। ये सारे जो चार्जेस हैं ये आपके नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि आपके फिजिकल कैश अगर आप यूज़ करो उसमें ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते। तो कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फिर है डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? तो डिजिटल डिवाइड का मतलब है एक डिवाइड जो एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में, उन लोगों के बीच में जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं और उसे यूज़ करते हैं, और उन लोगों के बीच में जो इसकी उतनी अच्छी नॉलेज नहीं रखते और इसको नहीं यूज़ कर पाते। ठीक है, तो जो डिजिटल डिवाइड है ये एक तरीके से वीकनेस है इसकी। जैसे जो गांव के लोग होते हैं या सेमी अर्बन जगह में जो लोग रहते हैं उनको उतनी अच्छी डिजिटल लिटरेसी नहीं होती, यानी डिजिटल या टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। तो एक डिजिटल डिवाइड एक एग्जिस्ट करता है, और जब ये डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है उसी की वजह से ये चीज़ें यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं हो पाती हैं, है ना, क्योंकि फिर हर कोई नहीं यूज़ करता ना इसको। ये सब चीज़ें, टेक्निकल ग्लिचेस एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी चीज़ है जो ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है उसमें कुछ ना कुछ ग्लिचेस होते ही हैं, तो वो परफेक्ट नहीं होती है। तो उन ग्लिचेस का यूज़ करके, उन लूप होल्स का यूज़ करके जो अटैकर्स हैं, साइबर अटैकर्स हो गए, हैकर्स हो गए, वो सब इसको यूज़ करके आपके डेटा को चुरा सकते हैं, मनी को स्टील कर सकते हैं, और किया भी है लोगों ने पास्ट में। ठीक है, फिर है प्रमोट्स कंज्यूमरिज्म। तो ये कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है, यानी कि अभी खरीद लो, पैसे बाद में दे देना। ठीक है, जिससे कि जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? ये तो अच्छी बात है ना हमारी इकोनॉमी के लिए। देखो, नुकसान हो सकते हैं। जब कंजम्पशन अगर हम ज़्यादा करेंगे किसी चीज़ का, तो हो सकता है वो हमारी हेल्थ को रिस्क करे। ठीक है, फिर अगर हम कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं तो वो वेस्ट अक्यूमुलेट कर सकता है बहुत ज़्यादा। कंजम्पशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है वो इन्फ्लेशन कर दे। देखो, क्योंकि अगर कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और डिमांड अगर बढ़ेगी लेकिन अगर सप्लाई उतनी नहीं हो पाई तो प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। मैंने आपको बता चुका हूँ डिमांड कर्व में और सप्लाई कर्व में। ठीक है, तो जब प्राइस बढ़ेगी तो उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो प्राइस बढ़ेगी। अब जब प्राइस बढ़ेगी तो भाई चीज़ें महंगी हो जाएंगी और फिर लोगों को दिक्कत होगा उसको कंज्यूम करने में। तो ये कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है।
और कंज्यूमरिज्म के कुछ ना कुछ नुकसान तो होते ही हैं। तो ये सब चीज़ थी जो इसके क्या कहते हैं, कौन से में आती हैं, या आप बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस में आती हैं। चलो, ये हो गया हमारा। अब है नेक्स्ट, प्लास्टिक मनी पार्ट 3। फिर है इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली बात है, ये हमें एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाता है, जहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी मतलब हम कैश का यूज़ नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज़ करेंगे। ये ठीक है, क्योंकि अब सारा मनी जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में अवेलेबल है। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो जिन लोगों का डिजिटल मनी एग्जिस्ट करता था उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद से भी जो हमारा कैश है वो सबसे बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और डिजिटल मनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, यूपीआई, ये सब, जिससे कि इस प्लास्टिक मनी की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज किया जा सके, और डिजिटल पेमेंट की जो ग्रोथ है उसको भी इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि जो इकोनॉमी है वो फॉर्मलाइज हो पाए और गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ पाए, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा पाए अच्छे से सारे ट्रांजैक्शंस पे, और सारे ट्रांजैक्शंस को कवर भी कर पाए। समझ गए, जिससे कि पता लगा जा सके भैया कौन टैक्स नहीं दे रहा है, कौन भाड़ा नहीं दे रहा है, और एक हफ्ता वसूली भी हो पाए। हफ्ता वसूली एक तरीके से थोड़ा सा एग्रेसिव टर्म हो गया, पर हाँ, गवर्नमेंट हमारे ट्रांजैक्शंस को टैक्स कर पाए, जिससे कि गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होगी। तो नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट इसका यूज़ करती है ना, या करती करती आ रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को प्रमोट करता है हमारा ये प्लास्टिक मनी, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, उनको कॉम्प्लीमेंट करता है ये, यानी उनको सपोर्ट करता है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है, मैंने आपको बताया, उन लोगों को लिंक करता है फाइनेंशियल सर्विसेज से जो ऑलरेडी लिंक्ड नहीं है, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज को नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। फिर टैक्स कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस का मतलब है कि अडेरेंस टू टैक्स लॉस। टैक्स कंप्लायंस का मतलब हो गया कि भाई कौन कौन टैक्स के लॉस को मान रहा है, फॉलो कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये है टैक्स कंप्लायंस। तो अब सारे पेमेंट आपके ऑनलाइन हो गए, गवर्नमेंट आपको उसको ट्रेस और ट्रैक कर पाएगी, पता कर पाएगी किसकी कितनी इनकम है, कौन कहाँ कितने ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो आपको टैक्स पे करने पे भी मजबूर कर देगी। ठीक है, फिर है रिड्यूस इनफॉर्मल सेक्टर। अब फॉर्मल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट के परव्यू में आ रहे हैं, तो चीज़ें फॉर्मलाइज हो रही हैं, तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको कम करेगी। अब इनफॉर्मल सेक्टर को कम करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के परव्यू के आउटसाइड है, वहाँ पे जो नॉर्मल गवर्नमेंट के लॉज हैं या पॉलिसीज़ हैं वो फॉलो नहीं होते हैं। समझ गए, वहाँ पे लोग अपनी मनमानी करते हैं, ये है। तो इसीलिए गवर्नमेंट चीज़ों को फॉर्मलाइज करना चाहती है। इसके अपने खुद के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, पर हम ये सब चीज़ें किसी और लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। फिर है कॉस्ट सेविंग्स, ये सेविंग्स को प्रमोट करता है। कैसे, कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट करने में खर्च नहीं करना पड़ेगा, सीधा भाई जो ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है उसमें नंबर टाइप कर दो, हाँ आ गया पैसा। समझ गए। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके। तो चैलेंजेस हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी प्रमोट करने की ज़रूरत है, तभी इसको यूज़ किया जा पाएगा। डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। सब कुछ क्रिएट कर दो, बट अगर लोगों को नॉलेज ही नहीं है, लोगों को आता ही नहीं है कैसे यूज़ करें इसको, तो फिर वो कर भी नहीं पाएंगे इसको यूज़। समझ गए। और स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, जबकि लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट होने चाहिए, जिससे टैक्स कंप्लायंसी बढ़ेगी और गवर्नमेंट का टैक्स बेस भी इंक्रीज होगा। तो ये सारे इसके चैलेंजेस हैं। ठीक है, अब है रेगुलेशन ऑफ प्लास्टिक मनी इन इंडिया।
अब रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है, यानी क्या लॉज हैं इसके लिए। तो एक लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, जो कि सारे डिजिटल पेमेंट्स को गवर्न करता है या रेगुलेट करता है, समझ गए। और वैसे जो है हमारी आरबीआई वो भी इन सब चीज़ों को देखती है यार, और एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करती है। किस केस में, प्लास्टिक मनी के केस में और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के केस में। और गवर्नमेंट ने लॉस तो बना ही रखा है, जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, ये सब है, ठीक है। फिर जो आरबीआई है वो अपनी गाइडलाइंस भी इशू करती रहती है, यानी जो चीज़ें लॉज में नहीं लिखी हुई हैं वो आरबीआई जो है वो अपने अलग से गाइडलाइंस में लिख देती है, जिससे कि जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको एड्रेस किया जा सके। कस्टमर प्रोटेक्शन, तो कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रीवियंस मतलब कोई भी आपकी परेशानी, रिड्रेसल मतलब उसको एड्रेस करने का, उसको सॉल्व करने का तरीका, और मैकेनिज्म यानी एक तरीका हो गया। तो आपकी परेशानी को सॉल्व करने के तरीकों पे भी गवर्नमेंट ने काम किया है, और लायबिलिटी नॉर्म्स को भी क्रिएट किया है, यानी किसकी कितनी लायबिलिटी है। लायबिलिटी यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे को कई किसी को 10 रुपये देने हैं तो मेरे पे लायबिलिटी कितनी की है, 10 रुपये की, समझ गए। तो अगर कोई भी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होता है, अगर कोई भी फ्रॉड होता है या कार्ड लॉस होता है, तो गवर्नमेंट ने लायबिलिटी फिक्स कर रखी है कि कस्टमर की कितनी होगी, बैंक वालों की कितनी होगी, और जिस पे पेमेंट किया है उस पे उसकी कितनी होगी लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इन चीज़ों की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी चीज़ों की, ये सब। फिर है ट्रांसपेरेंसी, मैंने बताया ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है हर चीज़ों में। गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं उसमें फिक्स कर दिया है इंटरेस्ट रेट्स को कि ये रेंज में होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चार्ज किए जाएंगे। और टर्म्स एंड कंडीशंस को भी फिक्स कर दिया। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ा दिया है, जैसे कि PCI DSS, EMV चिप, पिन, OTP जैसे टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके। इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई एक बैंक का कार्ड है वो एक बैंक में चलेगा, वो मल्टीपल बैंक्स में चल सकता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकता है। इस चीज़ को भी प्रमोट किया गया है हमारे इंडिया में। डिजिटलाइजेशन पे पुश किया जा रहा है डिजिटल इंडिया मिशन के ज़रिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट जो है वो डिजिटली किए जा सकें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है। KYC नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, और KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो अगर जब भी कोई कस्टमर है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे अगर अपना अकाउंट बनाना चाह रहा है पेमेंट्स के लिए, तो उसको KYC कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उन्हीं को हम KYC नॉर्म्स बोलते हैं, जहाँ पे उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शो करनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन कराना पड़ेगा, और सब कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि बाद में अगर कुछ भी गलत होता है तो उसको ट्रेस एंड ट्रैक किया जा सके, ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को प्रिवेंट किया जा सके या स्टॉप किया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि यार ट्रांसफरिंग, मतलब किसी एक पैसे को किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और इलीगल यूज़ के लिए अगर उस मनी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। टेरर फाइनेंसिंग होता है कि अगर टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए अगर मनी का यूज़ किया जा रहा है तो उसको हम टेरर फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जो कि टेरर फाइनेंसिंग को भी कवर करती है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मान के चलो एल्कोहल के यूज़ के लिए पैसा जा रहा है, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में काउंट हो जाएगा, है ना। ड्रग्स को बाय करने के लिए पैसा जा रहा है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में काउंट हो जाएगा, ठीक है। और किसी को खरीदने के लिए, करप्शन के लिए पैसा यूज़ किया जा रहा है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो जाएगा। वेपन्स के परचेज़ के लिए जो कि इलीगल है लॉज के अकॉर्डिंग, अगर उसके लिए पैसा यूज़ किया जा रहा है तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में काउंट होता है। या कोई भी ऐसी एक्टिविटी को करने के लिए जो
लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट करती है उस वो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी के संग हमारा प्लास्टिक मनी का जो ब्रॉड टॉपिक है वो ख़त्म होता है और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो हम इसी वीडियो में करेंगे और जल्दी से कर देते हैं, जो कि हमारा कार्ड टोकनाइजेशन सिक्योरिंग डिजिटल पेमेंट्स। तो इसने क्या किया है, कार्ड गवर्नमेंट ने क्या करते थे पहले, जो एटीएम नंबर है आपका, कार्ड नंबर है, ठीक है, पर्सन का नेम है, कार्ड एक्सपायरी कब हो रही है, सीवीवी हो गया, ये जो थे पहले मर्चेंट स्टोर कर लेते थे। मर्चेंट यानी वो लोग जैसे कि जिन पे आप अपना पेमेंट कर रहे हो, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले लोग, वो स्टोर कर लेते थे। उससे क्या था, आपका जो डेटा है वो एक तरीके से दूसरों के पास जा रहा था, जिसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है अगर वो किसी होस्टाइल नेशंस की कंपनी हो तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कार्ड टोकनाइजेशन का मेथड लेके आए। ठीक है, एक प्रोसेस लेके आए जिससे आपकी जो डिटेल्स हैं इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक यूनिक टोकन आईडी में, और ये आपकी हर डिटेल के लिए यूनिक होता है। यानी अगर आपने ये वाली डिटेल अमेजोन पर डाली तो उसके लिए यूनिक टोकन आईडी बनेगी, अगर यही डिटेल फ्लिपकार्ट पर डाली उसके लिए यूनिक आईडी बन जाएगी। ठीक है, यूनिक टोकन आईडी। और ये जो है ये बिल्कुल यूनिक होती है और अनरिलेटेड होती है आपकी इन डिटेल्स से। तो इसको ना कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, रिवर्स कन्वर्ट नहीं किया जा सकता आपकी डिटेल्स में, बस इनका यूज़ किया जा सकता है यूज़र के द्वारा पेमेंट करने में तभी के तभी। ठीक है, तो जब भी आपका ट्रांजैक्शन होता है तो यूज़र जो है वो टोकनाइजेशन को क्या करेगा, अलाउ कर देगा ट्रांजैक्शन करने के लिए, जिससे कि जो आपकी सारी डिटेल्स हैं वो टोकन के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, और इस टोकन जब जनरेट हो जाएगा तो टोकन के फॉर्म में आपकी डिटेल्स स्टोर हो जाएंगी और आप इसी टोकन का यूज़ करोगे फिर फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। आपको लग रहा है आप डिटेल्स का यूज़ करोगे, लेकिन आपकी जो डिटेल्स हैं वो टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो आप एक तरीके से टोकन्स का यूज़ कर रहे होगे। ठीक है, तो इतना था हमारा कार्ड टोकनाइजेशन। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी लेंथी पॉइंट्स हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसको लगा नहीं कि मेरे को समझाने की ज़रूरत है इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आज आ जाते हैं एग्जिस्टिंग लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा आरबीआई गाइडलाइंस ऑन कार्ड टोकनाइजेशन। इस पे क्वेश्चन बन चुका है आईबीपीएस पीओ मेंस में। ठीक है, बताइए कार्ड टोकनाइजेशन किन किन डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। तो उसमें ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टैबलेट, लैपटॉप, वियरेबल्स, फ़ोन, ये सारे थे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बना है आरबीआई के गाइडलाइंस पे बेस पे बना था। तो मैंडेट है कि आपको तो सबसे पहले क्या किया था, आरबीआई ने डिलीट करने के लिए कहा था यूजर्स का जो डेटा उन्होंने ऑलरेडी स्टोर कर रखा था, क्योंकि टोकनाइजेशन से पहले तो भाई यही हो रहा था कि डेटा स्टोर कर लिया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा या पेमेंट एग्रीगेटर्स के द्वारा, जो मतलब मीडिएटर्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं जो पेमेंट करते हैं। ठीक है, एक तो वो है मर्चेंट जो सामान बेच रहा है, एक है जो पर्सन पेमेंट कर रहा है, और एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर्स, यानी कि जो उनके बीच में ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैसे का इधर उधर कर रहे हैं, मतलब लेन देन हो रहा है उनकी मदद से। तो पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या कर दे रहे, डिटेल्स को स्टोर कर लेते थे, तो आरबीआई ने मैंडेट किया कि आप उन डिटेल्स को डिलीट कर दें। फिर उन डिटेल्स को रिप्लेस कर दिया गया है हमारे टोकन से, जो कि हर ट्रांजैक्शन हर डिटेल के लिए यूनिक होता है। ठीक है, और कस्टमर की कंसेंट के बेसिस पे ही होता है। अगर कस्टमर चाहेगा तभी उसकी जो डिटेल्स हैं वो यूज़ की जाएंगी। किस मदद से, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन से, जो कि एक ओटीपी बेस्ड मेथड होता है। आपके मोबाइल पे या नंबर पे ओटीपी आएगा और तभी आप अलाउ करेंगे उसको। फिर है नो चार्जेस टू कस्टमर, इसका कोई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी टोकनाइजेशन करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फी चार्ज नहीं की जाएगी। टोकन यूनिकनेस होती है, ये मैं बता चुका हूँ कि हर डिटेल आपकी एक यूनिक टोकन क्रिएट करेगी, चाहे आप उस डिटेल को एक बार यूज़ कर रहे हो या दो बार यूज़ कर रहे हो, हर बार यूनिक डिटेल में, यूनिक टोकन में वो कन्वर्ट हो जाएगी।
फिर है उस टोकन को यूज़ किया जाएगा, और जो आपकी डिटेल्स हैं वो सिर्फ ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क ही स्टोर कर पाएंगे, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, कस्टमर के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, वो चाहे तो उन डिटेल्स को डिलीट करवा सकता है मर्चेंट के प्लेटफॉर्म से। और डिवाइस बेस्ड टोकनाइजेशन होता है, यानी टोकनाइजेशन अलाउड किया जाता है मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, लैपटॉप, वेयरेबल्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले डिवाइसेस पे। ये वाले डिवाइसेस वो होते हैं जो कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरे डिवाइसेस से। ठीक है, इनके अंदर वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, जैसे आपके हेडफोन्स हो गए, समझ गए, माउस हो गया, वो एक तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही हो गए, आईओटी डिवाइसेस ही हो गए, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसी भी ज़रिए से, चाहे ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, या कोई और टेक्नोलॉजी हो गई। तो डिवाइस बेस्ड टोकनाइजेशन होता है, इन सब डिवाइसेस पे अलाउड है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था IBPSPO मेंस 2024 में। चलो, तो आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अलग टॉपिक्स करेंगे।